हेलो मेरे 12वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्रीजी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपनी कहानी को, अपने प्यारे से चैप्टर की कहानी को, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी को, जो कि हाल ही में हमने शुरू करी है। मुझे ये पता लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। मैं पहली क्लास से आपसे यही बोलता आ रहा हूँ, यही बताता आ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको मुश्किल लगेगी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटेगा, क्योंकि आप रटते हो थोड़े बहुत चीजें, आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं, आप चीजों को रट रहे हैं। और रटने की एक कैपेसिटी होती है, अब ज्यादा चीज रट नहीं सकते। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कहीं से भी आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। पर आप रटोगे, आप एक चीज, दो चीज, 10 चीज, इससे ज्यादा तो नहीं रट सकते। इसीलिए ऑर्गेनिक मुश्किल बनती है। ऑर्गेनिक के मुश्किल बनने का कारण यह है कि आप रटना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट नहीं करते। जैसे पिछली क्लास की बात करूं कि मार्कोनिकोव रूल, पिछली क्लास में हमने क्या करा। अगर लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी लास्ट क्लास की आपको रिवीजन दूं, तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स, पहले तो हम हेलो अल्केन ही बना रहे हैं, हेलो अल्केन्स बनते कैसे हैं, मतलब जो चेन में क्या होते हैं हेलो अल्केन। अरे ये तो पहली क्लास से ही बात हो रही थी ना। हेलो अल्केन होते क्या है, किसी भी कार्बन की चेन में, किसी भी कार्बन की चेन में क्या लग जाना, कोई भी हैलोजन लग जाना। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन होता है या फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। पढ़ा था ना, ये फंक्शनल ग्रुप है ना हैलोजन्स, हैलोजन्स आर द फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, किसी बेंजीन रिंग या किसी कार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर दें, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसे लगाए जाते हैं, हमने ये तो जान लिया था कि भाई लग जाते हैं तो हमारा हेलो अल्केन बनता है। अगर बेंजीन में ये लग जाए तो हमारा हेलो अरीन बन जाएगा। पर ये लगेंगे कैसे, क्या क्या प्रोसेस है। अब ये कोई खिलौना थोड़ी ना, अपने एच हटाया, बेटा आपको हाइड्रोकार्बन दिखेंगे थोड़ी ना, आपको केमिकल रिएक्शन, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आपने पढ़े पिछली क्लास में। अब फर्क क्या है, एक बच्चा उनको रटेगा, रट 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 के पागल पागल हो जाएगा वो। देखो भाई मेरा पेन भी गिर गया। वो रट रट के पागल हो जाएगा। और बेटा जो चीज तुम रटते हो, जो चीज तुम रटते हो वो तुम ज्यादा देर तक रजिस्ट नहीं कर पाते अपने अंदर, वो भूलना संभव ही है। आप वो भूल जाओगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जैसे ही अगला चैप्टर शुरू होगा आप वो पुरानी चीज भूल जाओगे, क्योंकि आपने समझी नहीं थी। और मैं आपको ये बताऊं, अगर आप इस चैप्टर में चीजें समझ समझ कर आगे चलते हो तो देखना आपको अगले चैप्टर में ही, ऑर्गेनिक का जो अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, उसमें भी बहुत सहायता मिलेगी। जैसे हमने पिछली क्लास में मार्कोनिकोव रूल पढ़ा, हमने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। पहली प्रिपरेशन क्या थी भाई, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम हेलो अल्केन बना रहे थे, है ना। उसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन थे, वो आपको, चलो उसमें मैं मानूं, उसमें आप थोड़ा सा रट सकते हो, पर बात जब बनेगी जब आप उसको भी समझ समझ कर करोगे। फिर दूसरा, मैंने दूसरी प्रिपरेशन करी थी फ्रॉम अल्कीन, और क्या, मार्कोनिकोव्स एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन मतलब मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर किसी कोई अल्कीन ले लो या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो और एक पोलर रिएजेंट ले लो, पोलर रिएजेंट मतलब HBr, HCl, HI, दिस इज पोलर ना। पोलर की कहानी भी हमारी हो चुकी है सब लास्ट क्लास में, क्या होते हैं पोलर। अब आप
आपको मैंने ये बताया कि भाई जहां H ज्यादा होते हैं वहां H जाएगा, जहां H कम होते हैं वहां हेलोजन जाएगा। कोई बच्चा बस इसको रट लेता है, पर मैंने तुम्हें इसके मैकेनिज्म में बताया कि भाई इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि यहां पर हमें मार्कोनिकोव रूल में देखना क्या होता है। मार्कोनिकोव रूल में हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखनी होती है। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन को देखते हुए ना, देखो मैं तुम्हें इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि तुम कहां फंसोगे, रटने से तुम कहां फंसोगे, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। देखो मैंने आपको दे दिया ये वाला क्वेश्चन, और इसका रिएक्शन दे दिया भाई मैंने तुम्हारा HCl के साथ। तुम खुश हो गए, पेपर में आ गया। तुम खुश हो गए कि भाई पेपर में हमारा ये आ गया। ये चलो इसको मैं यहां पर, हाँ चलो ठीक है, या इसकी जगह मैं ये कर दूं भाई, इसकी जगह ये कर दूं लो, क्योंकि हाँ अब देखो तुम्हारा पेपर में आ गया। तुमने कहा, मैंने तुम्हें एक पहचान बता रखी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और पोलर रिएजेंट, पोलर रिएजेंट मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो दो ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, मतलब पोलर रिएजेंट। इसकी बात पिछली क्लास में हो गई थी, अगर भूल गए हो तो दोबारा जाकर देख लेना। फिर मैंने तुम्हें यह बता दिया था, बच्चों ने रट ली कि जहां H ज्यादा होते हैं वहां H जाएगा, जहां H कम है वहां पर हेलोजन जाएगा। अरे घोचुओ, यहां पर देखो, यहां पर तो दोनों सेम है, यहां पर भी एक ही H है, यहां पर भी एक H है। अरे ये तो ध्यान होगा ना, एडिशन अलोंग द डबल बॉन्ड होती है, ये तो आप सभी को ध्यान होगा ना, एडिशन अलोंग द डबल बॉन्ड होती है। अब कहां करवाओगे, अब कहां एडिशन करवाओगे, और मैंने कहा मार्कोनिकोव एडिशन ही होगी इसमें। मैंने तुम्हें यह बता दिया, जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जहां पर आपका पोलर रिएजेंट, आंख बंद कर कर पेल देना, आंख बंद कर कर आप मार्कोनिकोव एडिशन पेल देना। पर मार्कोनिकोव एडिशन तो जब करोगे ना, क्योंकि आपने की ये चीज रट ली, जहां H ज्यादा जहां H कम, जहां H ज्यादा वहां H कम, वाह वाह, ऐसे कर दो आप रटने वाले कॉन्सेप्ट। पर आपने ये नहीं समझा, आपने जो समझने वाली चीज थी वो नहीं समझी कि ये स्टेटमेंट हम जब कह पा रहे हैं, हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखा, उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट दे दी। जो ये हाइड्रोजन ज्यादा या हाइड्रोजन कम वाली जो हमने स्टेटमेंट दी है ना बेटा, वो इसीलिए दी है क्योंकि हमने कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पर ये स्टेटमेंट दे दी। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन दोनों में सेम है, आप इनडायरेक्टली अब दूसरे लेवल पर पहुंच जाओ कि अगर हाइड्रोजन सेम हो जाए तो हमें देखना क्या है, मार्कोनिको रूल में और क्या चीज देखी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इसमें खोज लो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, ये बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, टूटेंगे। देखो अगर कार्ब कैट, अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इमेजिन करो, अपने दिमाग में इसको इमेजिन करो, अगर यहां इसके इस पाई बॉन्ड टूटने के बाद जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर चले गए तो यहां पर कार्ब कैटायन बनेगी। अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर कार्ब कैटायन बनेगी। दोनों में से केस एक, ये केस 1 ले लिया, ये केस 2 ले लिया, दोनों में से एक केस बनेगा, या तो इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन या दोनों इधर जाएंगे। हमको देखना है कहां पर कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होती है। देखो ये जो कार्ब कैटायन है उसको कौन स्टेबल कर रहा है, CH3 बाय प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर इस कार्ब कैटायन को, जो यहां पर बनने वाली कार्ब कैटायन है, मान लो मेरे पास ये बन गया,
यहां पर बनने वाली कार्ब कैटायन को बेटा कौन स्टेबल कर रहा है? इसको स्टेबल कर रहा है CH3। और हमें पिछली क्लास में पता है CH3 क्या इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। और जो यहां पर कार्ब कैटायन बनेगी, ध्यान से सुनना, जो यहां पर कार्ब कैटायन बनेगी, मैं दोनों दोबारा बड़ा बड़ा बनाकर दिखा रहा हूं आपको साफ साफ। यहां पर जो कार्ब कैटायन बनेगी उसको कौन स्टेबल कर रहा है? CH3। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, और किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है? प्लस आई इफेक्ट से। अपने 3-4 इफेक्ट पढ़े होंगे अपनी क्लास में, 11th क्लास में। और यहां पर जो ये कार्ब कैटायन है इसको कौन स्टेबल कर रहा है? ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन। और कौन से इफेक्ट से करेंगे? प्लस आर से। इसको स्टेबल करने वाली कौन है? बेंजीन। और इसको स्टेबल करने वाला कौन है? मिथाइल। प्लस आई। और आपको पता है प्लस आई और प्लस आर में किसकी ताकत ज्यादा होती है? प्लस आर की। मतलब इसको स्टेबल करने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर। प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। इसीलिए इसीलिए ये कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब यहां पर प्लस चार्ज आएगा और यहां पर क्या चार्ज आएगा? माइनस। और प्लस चार्ज आएगा तो यहां पर क्या जाएगा? वो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या? Pr। और यहां पर क्या चला जाएगा? H। ये क्यों? मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रटो मत। मैंने आपको बता दिया कि H जहां ज्यादा वहां H जाता है। फिर मैंने आपको ये भी तो बताया था कि भाई आप इनडायरेक्टली यहां पर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हो, जब ये स्टेटमेंट आई है। अब मैंने आपको फंसा दिया, दोनों जगह हाइड्रोजन बराबर दे दिए, तो आपको क्या ही देखनी पड़ेगी? आपको वो इनसाइड स्टोरी देखनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन से आंसर आ गया। यहां पर कार्ब कैटायन बनाते हैं तो उसको कौन स्टेबल करने वाला है? बेंजीन। और कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर। यहां पर कार्ब कैटायन बनाते हैं तो इसको कौन स्टेबल कर रहा है? मिथाइल ग्रुप। जो कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। प्लस आई और प्लस आर में से प्लस आर इफेक्ट की स्टेबल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर बनी हुई कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए ये वाली कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगी, तो हम कार्ब कैटायन यहां पर बनाएंगे। और अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। ये इतनी क्लास मैंने आपको इसीलिए दी, इतना टाइम वेस्ट मैंने आपको इसीलिए करा क्योंकि आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगने का बस एक ही रीजन है, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता, कि आप रट्टू तोता बन जाते हो। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने लग जाते हो बजाय उसके समझने के। आप एक बार उसको समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश जब अच्छे से हो पाती है जब आपके थोड़े से बेस क्लियर होते हैं। एक बार 11th में जाकर दोबारा किताबें टटोलो, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत इफेक्ट्स वगैरह पढ़ो, पर हां रटो मत। रटने की बजाय समझो, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोझ लगने लग जाएगी आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आएगी तो सर चढ़कर बोलेगी, अगर नहीं आएगी तो सपने में आकर डराएगी। क्यों डराएगी? ज्यादातर मैथ्स वाले बच्चों को डराती है, वो रटने लग जाते हैं इसको, वो रटते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का टॉपिक बना देते हैं। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने का टॉपिक है, रटने का टॉपिक नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं, अपने प्रिपरेशन के दौर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रिपरेशन पढ़ी, पहली कौन सी प्रिपरेशन पढ़ी? अल्कोहल से। दूसरी कौन सी प्रिपरेशन पढ़ी? मार्कोनिकोव्स एडिशन, जिसमें हो क्या रहा था? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक पोलर रिएजेंट भी क्या ले रहे थे? HBr HCl। अब जो हमें तीसरी
तीसरी प्रिपरेशन पढ़नी है, वो भी किससे पढ़नी है? फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में भी बच्चों क्या? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। हमें कौन सी प्रिपरेशन पढ़नी है, कहां से पढ़नी है? फ्रॉम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, नाम से ही पता चल रहा है मार्कोनिकोव रूल का उल्टा होगा। इसमें भी हमें क्या लेना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें भी क्या लेना है? पोलर रिएजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो आपको इस पोलर रिएजेंट की एडिशन करानी है इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो कि बिल्कुल उल्टा है मार्कोनिकोव रूल से। जिस प्रकार मार्कोनिकोव रूल आपसे क्या कहता था कि हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, ये बिल्कुल ठीक उसका उल्टा है। और ये क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जोड़ो। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और ये हमेशा होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो मैंने क्या लिया? ये लिया। और इस बात को ध्यान रखना, ये भी नोट कर लो कि भाई एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा HBr में लगेगा और कोई जैसे HCl, HF, HI में आप ये नहीं लगा सकते। मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इन सब की एडिशन कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल you only add HBr in this unsaturated hydrocarbon। वो क्यों? वो थोड़ा हायर टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज्म भी नहीं है, तो हम 12th तक के सिलेबस में इसको भी नहीं कर रहे। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, पहले हमें प्रिपरेशन पूरी करने दो। और यहां पर हमें एक पेरोक्साइड लेनी पड़ेगी, वो देखो, और वो है ये 6C6H5CO। ये आपको पता है ना, एक आपने पेरोक्साइड पढ़ी है H2O2, यह इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? जहां पर O बॉन्ड हो, O के साथ O जुड़ा हो, वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। वो यहां पर एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है और वो क्या है? ये C6H5C डबल बॉन्ड O। दिस इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है ना, क्या है? देखो O बॉन्ड है, जहां पर O बॉन्ड होता है वहां पर क्या है? पेरोक्साइड। ये इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ये कौन सी पेरोक्साइड है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। मतलब अगर मैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसके साथ रिएक्ट करवाऊं? HBr, बट इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, या फिर इसको कई क्वेश्चन में लिखाएगा पेरोक्साइड, तो इसकी एडिशन होगी। और मार्कोनिक रूल में जैसे एडिशन कहां होती थी? अलोंग द डबल बॉन्ड के अलोंग ही एडिशन होती थी। पर वहां पर क्या होता था? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H यहां जाना है, Br यहां जाना है, पर उसका उल्टा है। H अब कहां जाएगा? यहां पर जाएगा, और ये इधर जाएगा और ये जाएगा। ठीक उसका उल्टा। इसी इफेक्ट को अगर यहां पर ये ना होता, तो आप इसकी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन करवाते। अगर बेटा ये ना होता तो आप इसकी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन करवाते।
पर यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है। इसी इफेक्ट को ये पेरोक्साइड इफेक्ट और या फिर ये क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना, इसी पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को ही दूसरा नाम है खराश इफेक्ट वाली खराश नहीं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से ये इफेक्ट है, इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। पेरोक्साइड अपना कुछ ऐसा काम करती है, वो इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा, वो इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। मैकेनिज्म में मैं अभी अपनी क्लास नहीं जाया करूंगा, मैं अलग से एक एंटी मार्कोनिकोव रूल की क्लास बना दूंगा, पर अभी सिलेबस थोड़ा ज्यादा है हम, क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं हमारे इसका मैकेनिज्म, सीबीएसई के सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है बेटा। तो खराश इफेक्ट ये कहता है कि वो मार्कोनिकोव रूल को एंटी मार्कोनिकोव रूल में बदल देता है। और ये बात, इसका एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये सिर्फ किसका होगा, HBr का। ये भी क्यों होगा, ये भी हम अपनी वो स्पेशल क्लास में जानेंगे इसके मैकेनिज्म में। पर अभी के लिए इतना कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, HBr है, और क्या है, पेरोक्साइड है दिया हुआ है, पेरोक्साइड अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिस इफेक्ट को खराश इफेक्ट भी कहते हैं, तो इसकी एडिशन यहां हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव रूल। प्रिपरेशन के इसी क्रम में अगर मैं वो क्रम दोबारा लिखूं तो पहला है हमने कैसे प्रिपेयर करा, फ्रॉम अल्कोहल प्रिपेयर करा, हेलो अल्केन को, जैसे जैसे मैंने क्या करा था, ROH को SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या लग गया भाई, OH की जगह क्या लग गया, Cl लग गया। फिर मार्कोनिकोव्स, फिर तीसरा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, है ना। अच्छा एक और मैंने तुम्हें करवा दिया था, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी अल्केन, कराया था लास्ट क्लास में, मुझे ध्यान है मैंने कराया था भाई। आ गई बात समझ में, ये कौन सा मैकेनिज्म, इनके मैकेनिज्म लिख लो, ये कौन सा है, ये कौन सा मैकेनिज्म वो करता है बताओ, ये कौन सा मैकेनिज्म, इसके इसका क्या मैकेनिज्म था, यहां पर किसकी स्टेबिलिटी दिख रही है, कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी दिख रही है। यहां पर मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म देखो, यहां पर कौन सा, ये बात ध्यान रखना, यहां पर आपका कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, यहां पर बनता है फ्री रेडिकल, मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में भी कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये मैंने बात आपको, इसकी और इसकी बात तो मैंने आपको बता दी थी। यहां पर क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस नहीं करा है, पर आप अभी देख लो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल में कौन सा मैकेनिज्म चलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है। इसी क्रम में जो पांचवी प्रिपरेशन है वो है हेलोजन एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें दो नेम रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज में मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो ना, 10 से करके आ रहे हो Na2SO4 Ca, ये वाला, वैसे ही ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है अदला बदली हो रही होगी। देखो इसमें आपको दो रिएक्शन पढ़ने हैं, एक है फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, एक है भी फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। देखो
अगर मैं RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो अल्केन को किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, NaI, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा RI प्लस NaCl। अगर मैं इसको भी किसके साथ, सिर्फ इसमें होगा, एक तो एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड में ही होगा ये रिएक्शन, ध्यान से लिख लेना, तो ये क्या बन जाएगा RI प्लस Na। जैसे ये CH3CH2Br, अगर इसको किसके साथ रिएक्ट करा दो, NaI, तो क्या इसकी जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। हो गया ये हमारा ये हो गया हमारा हैलोजन एक्सचेंज में पहला रिएक्शन जो है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या लगता है, आई लगता है, आई। और किस में होगा ये बात ध्यान रखना, RCl और RBr में, मतलब हेलो क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन में, अल्केन में, अल्कीन और अल्काइन में नहीं, अल्केन में, अल्कीन और अल्काइन में नहीं, ब्रोमो अल्केन या फिर क्लोरो अल्केन में ये हमारा रिएक्शन होगा। अगला रिएक्शन है भाई हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है वो है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो यहां पर भी वही है कि भाई अगर मैं किसी RCl को किसके साथ, किसी भी मेटल की फ्लोराइड से, यहां पर जो रिएक्शन है, चलो मैं इसको अलग से तुम्हें समझाता हूं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको RCl या फिर RBr को किसके साथ रिएक्ट करवाना होता है, मेटल की फ्लोराइड। क्लोराइड तो आपने बहुत सुनी होगी, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मेटल की फ्लोराइड। मैं थोड़ा टेढ़ा चला जाता हूं, थोड़ा सीधा करने की कोशिश। मेटल की फ्लोराइड, अच्छा वो मेटल की फ्लोराइड भी स्पेशल है। पहला AgF ये ले सकते हो, दूसरा Hg2F2, दूसरा तीसरा COF2, चौथा SbF3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं RCl को इनमें से किसी एक फ्लोराइड, मान लो AgF के साथ रिएक्ट कर लूं, तो भाई वो क्या होगा RF, और साथ में क्या बन जाएगा Ag। अगर मैं RBr, ये भी रिएक्शन किस में होगा, हेलो क्लोरो अल्केन या फिर ब्रोमो अल्केन में, AgF के साथ रिएक्ट करूं तो मेरा क्या बन जाएगा RF प्लस AgBr। जैसे ये रहा, मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया CH3CH2Cl प्लस, अब तुम रटोगे क्या, तुम्हारी बुक में भी क्योंकि AgF दे रखा है, पर मैंने तुम्हें ये बता दिया ना कि भाई मेटल फ्लोराइड की ये याद कर लेना। अच्छा ये बात ध्यान से सुनो, याद करने में और रटने में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। हम याद करने का मतलब ये समझ जाते हैं कि रट लो, बेटा याद समझ से करा जाता है। याद करने में ना, आप याद करने में अपनी कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, आप अलग अलग अपनी मेथडोलॉजी डेवलप करते हो याद करने में। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, आप पेरियोडिक टेबल को जब याद करने चले ना, तो अपने अलग 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 नाम बनाए, जैसे लीना को रब से फरार, बेगम के सरबारा, ये मेथडोलॉजी डेवलप करना है ताकि आपको वो याद रहे। रटना तो सिर्फ एक ही निदा से होता है, बैठ जाओ न न न न न न न न करते रहो। रटना और याद करना अलग बात है। आप जब चीजों को, आप जब इन रिएक्शन को रट, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा रट लेना,
रटना जहां बोलूंगा वहां कभी कभी रटना भी प्रयोग होगा, पर मैं ज्यादातर वर्ड यूज करता हूं याद करना। बेटा आप याद करिए, अपने मन में कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप करिए कि आपको ये रिएक्शन हमेशा याद रहे। बार बार इनकी पुनरावृत्ति करिए, बार बार रिपीट करिए, हर हफ्ते इन प्रिपरेशंस को दोबारा लिखिए। पहली प्रिपरेशन क्या थी, दूसरी प्रिपरेशन क्या थी, तीसरी प्रिपरेशन क्या थी, चौथी। बेशक आप एग्जाम्पल ना लिखो, पर वो 5-6 प्रिपरेशन आप एटलीस्ट अपनी कॉपी में 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना लिखिए तो सही। ये होता है याद करना, इसको रटना नहीं बोलते। रटोगे तो तोते बनोगे, याद करोगे तो विद्वान बनोगे। याद करना, रटना मत। याद करते हैं आप अपने माइंड में खुराफात करते हैं, आप उसको याद करने के लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं, अलग अलग ट्रिक्स अपनाते हैं, अलग अलग तरीके अपने दिमाग में इजाद करते हैं, भाई ये हमें ऐसे याद रह जाएगा। जैसे इसमें एक रिएक्शन है स्वॉर्ट्स रिएक्शन। स्वॉर्ट्स रिएक्शन कैसे याद रहे, आप स्वॉर्ट्स को रिलेट करोगे। कोई बच्चा जैसे मैं हूं, मैंने स्वॉर्ट्स रिएक्शन कैसे याद करा, भाई स्वॉर्ट्स वर्ड को ना किसी से रिलेट कर दिया, ये उसको याद रखने के लिए कि मेरे को वो याद रह जाएगा। अगर मैं वही स्वॉर्ट्स रिएक्शन वर्ड में रटने लग जाता, मैं 2 दिन भी नहीं उसको अपने माइंड में रजिस्ट कर पाता। आ गई बात समझ में? तो यही बात है कि भाई अगर मैंने तुम्हें बोला है कि हेलो अल्केन को और Cl को, अगर मैं देखो तुम्हारे पेपर में ये आ गया Hg2F2, अब बच्चे घबरा जाएंगे, बच्चे आधे फेल हो जाएंगे कि भैया ने तो AgF बताया नहीं, बुक में भी AgF नहीं है। अरे मैंने बताया है, इनमें से कोई सा भी मेटल का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी मेटल का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं बच्चों। इनमें से कोई सा भी मेटल का फ्लोराइड यूज जब करोगे तो आपका यहां पर क्या लग जाएगा, CH3 CH2। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अगली जो प्रिपरेशन है छठी, वो है फ्रॉम एडिशन ऑफ हेलोजन इन अल्कीन। मैकेनिज्म मैं जिसे करवा रहा हूं बस वही मैकेनिज्म करने हैं आपको, बाकी आपको ये चीजें याद रखनी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसको रिएक्ट करवा दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां पर मैंने क्या ली, एक अल्कीन, यहां पर मैंने लिया Br2। याद करो मार्कोनिगोव रूल की बात, मैंने तुम्हें बताया था जहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया ना, जिस भी रिएक्शन में किसी सबस्ट्रेट के पास, किसी भी रिएजेंट के पास या रिएक्टेंट के पास डबल बॉन्ड आ गया, तो बेटा आंख बंद करके तुम्हें यही मान लेना है कि ये रिएक्शन इस डबल बॉन्ड से ही शुरू होगा, इस डबल बॉन्ड में कुछ ऐसा होगा जिससे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब आपको ये दोनों मैंने दे दिए, आपका क्या, अब देखो रटना, अब मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा, मैं आपको समझना सिखा रहा हूं कैसे आप रटना कम करेंगे अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कैसे आप रटना कम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें मार्कोनिगोव रूल में भी ये बात बताई थी, अगर नहीं बताई, वैसे तो मुझे याद है मैंने बताई थी, अगर तुम भूल गए हो तो मैं ये बात आपको दोबारा बता रहा हूं कि भाई जहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल या ट्रिपल, मतलब पाई बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, रिएक्शन वहीं से ही चालू होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। जैसे ही ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के पास आता है, ये पाई बॉन्ड फैल जाते हैं, फैल जाते हैं मतलब टूट जाते हैं।
जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था मैंने, शायद मार्कोनी रूल में ही दिया था, कि मेरी तरफ कोई बढ़ रहा है, मेरी तरफ कोई बढ़ रहा है तो मेरी धड़कनें बढ़ जाएंगी। अरे तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, मैं अपनी बाहें ऐसे खोल लूंगा, है ना, ऐसे ही होगा, धक 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 होने लग जाती है। यहां पर भी भाई वही है, जब रिएजेंट और सबस्ट्रेट ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, इसकी इस सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है। और क्योंकि पाई बॉन्ड्स बेटा, पाई बॉन्ड्स क्योंकि वीक बॉन्ड होते हैं, उस एनर्जी के बढ़ने से ये टूट जाते हैं। जैसे मार्कोनिगोव रूल में ये पाई बॉन्ड टूटे ना, मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी इसी क्लास में ही बताया है, अभी थोड़ी देर पहले, कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाएंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बताया था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे तुम रटना बंद कर सकते हो। इस पाई बॉन्ड का टूटना किस पर डिपेंड करता है, ये पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड फिजन। सुनो एक चीज और बता रहा हूं काम की, लिख लेना। ये बॉन्ड फिजन आपको पता है दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है होमोलाइटिक, मतलब जब ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे कुछ ऐसे कि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये, या फिर ये हो सकती है हेट्रोलाइटिक, ये फिजन हो सकती है बेटा, ये बॉन्ड की जो फिजन हो सकती है, ये कैसी हो सकती है, हेट्रोलाइटिक, मतलब कि ये जो दोनों, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, यहां पर, इससे दूर हो गए तो इस पर क्या बन गया, कार्बन कैटायन। या तो ये हो सकता है जो कि मार्कोनिगोव रूल में हुआ, है ना, मार्कोनिगोव रूल में यही तो हुआ, हेट्रोलाइटिक फिजन हुई। चलो तुम्हें ये तो पता चल गया, तुम मेरे को ये कह रहे हो, मन मन में कह रहे हो भैया मुझे ये तो पता चल गया कि बॉन्ड टूटेगा, आपने बता दिया। क्योंकि जहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, रिएक्शन इन्हीं के टूटने की वजह से होगा, कुछ ना कुछ ये टूटेंगे और सबस्ट्रेट इन पर अटैक करेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक और प्रश्न आ गया कि भैया कैसे टूटेगा, आपने दो चीजें बता दी, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, कैसे टूटेगा, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर जाएंगे या एक, दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बेटा वो डिपेंड करता है इसको तोड़ कौन रहा है, इसको तोड़ कौन रहा है। आ गई बात समझ में, इसको तोड़ कौन रहा है, Br2 एक नॉन पोलर रिएजेंट है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर प्लस और माइनस नहीं बन सकते। मार्कोनिगोव रूल में, मार्कोनिगोव रूल में क्या ले रहे थे हम, HBr ले रहे थे, HCl ले रहे थे, HF ले रहे थे, HI ले रहे थे। पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पोल बन गए, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। हुडी बाबा ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव की, नेगेटिव होने का बाप है, तो यहां तो पोल बनेंगे ही बनेंगे। यहां पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है ना, यहां तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है ना, तो क्या ये प्लस माइनस में टूटेगा, नहीं, जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसे, होमोलाइटिक फ्यूजन। अगर ये होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएगा तो बेटा इसकी भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगी, मतलब यहां पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहां पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, इस फ्री रेडिकल के पास ये चला जाएगा और इस फ्री रेडिकल के पास ये चला जाएगा, और हमारा क्या बनेगा, CH2Br। अरे तुम्हें समझ नहीं आया क्या, पागलो, इधर देखो, ये फ्री रेडिकल बने, ये तो बता दिया ना मैंने, क्यों फ्री रेडिकल बने, ये फ्री रेडिकल इसलिए बने क्योंकि इसने इसको तुड़वाया, क्योंकि ये फ्री रेडिकल बनाएगा तो इसको भी फ्री रेडिकल के रूप में ही तुड़वाया।
अब देखो इसको बोल, अब देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कभी स्टेबल नहीं होता है, इंटरमीडिएट है। 3 प्रकार के इंटरमीडिएट होते हैं। पागलो, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम 11th क्लास में कोरा फूक के आए हो। नेगेटिव और फ्री रेडिकल, और ये तीनों स्पीसीज स्टेबल नहीं होती, मतलब यहां पर कुछ और आगे होगा। इसके पास क्या जाएगा, Br जाएगा, Br फ्री रेडिकल। देखो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड, और यहां पर भी इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन की एडिशन। आ गई बात समझ में। वैसे तो प्रिपरेशन और भी है, पर आपके सिलेबस में यही प्रिपरेशन है। अब बेटा तुम 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, संभवतः तुम्हारी अब क्लास होगी 2 दिन बाद, और वो लाइव क्लास होगी 110%। जितनी भी प्रिपरेशन करवाई है, जितनी भी प्रिपरेशन करवाई है, उसकी उसकी मैं तुमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। या फिर एक काम और हो सकता है, मैं पहले हेलो अरेंज की भी करवा दूं, फिर ये लाइव क्लास रखता हूं। तो चलो अब तुम्हारी क्लास होगी भाई परसों, पहले मैं एक बार हेलो अरेंज की भी करवा दूं, फिर हम एक लाइव क्लास रखते हैं जिसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, ना भूलना है। अगर इस चीजों को भूलना नहीं है तो जो मैंने अपने 11th 12th के दौरान अपनाई, क्योंकि आने वाले चैप्टर और भी लेंदी हैं, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन वाला तो आपको रुला देगा। इसीलिए इनको याद रखने का यही तरीका है, पहले तो अपने मन में मैथोलॉजी डेवलप करो, दूसरा थोड़े बहुत बादाम खाने लग जाओ, तीसरा इनको बार बार लिख लिख कर देखो। पहली प्रिपरेशन ये थी, दूसरी तीसरी, पहली ये दूसरी ये, रटो मत और समझ समझ के करो। इसी के साथ आज जितनी प्रिपरेशन करवाई है वो आप एक बार दोबारा देख लेंगे, याद कर लेंगे, अपने आप से बना बना कर देखेंगे, तब जाकर ये होगा। अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है आपके पास, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पर अब भी देखने में ये आ रहा है कि बच्चे अपनी 12th को भी 12th की तरह पढ़ ही नहीं रहे, जो कि सबसे सारी चीज डिपेंड इस 12th पे करती हैं। आपने आपके नर्सरी क्लास के नंबर किसी ने नहीं पूछे होंगे, 8वीं के नहीं कोई पूछेगा, 9वीं के नहीं पूछेगा, बेशक फेल हुए हैं, 10वीं के भी नहीं पूछता। अरे 12वीं के नंबर तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। एडमिशन जिनकी वजह से होते थे पहले, अब भी होते हैं, एटलीस्ट 55% तो आपको 12वीं में लाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो बेटा इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपनी मेहनत से मत घबराइए। जो व्यक्ति मेहनत से घबराता है ना, वो इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आलस्य प्रमादी जीवन उसको सबसे पहले तो रोगी बनाता है, एक हारा हुआ इंसान बनाता है, और सोसाइटी में, इस समाज में वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। आप इस बात को ध्यान रखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लास में हमको ये कहानियां सुनाकर बताया जाता था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बेटा अब लगाओ, परिश्रम लगाओ, देखना सफल होगे। परिश्रम करने की आदत डालो, मत मत ये आशा करो कि हमारा जीवन आसान बने। हाँ, भगवान से ये मांगो, अपने लिए ये प्रार्थना करो कि हमें परिश्रम करने की हिम्मत मिले। ऐसा नहीं मांगना कि परिश्रम ना करना पड़े, परिश्रम हो, पर भगवान से ये मांगो या फिर ये प्रार्थना करो कि भाई हमें परिश्रम करने की हिम्मत, ताकत, हम मन से, हम शरीर से मजबूत होते चले जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में परिश्रम कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।